उर्दू और हिंदी अफसानों की बात करें तो इनमें इतना कुछ मुश्तरक है कि दोनों ज़बानों के तराजिम का एक तवील सिलसिला है। शायद ही उर्दू का कोई ऐसा अदीब हो, अफसाना निगार हो जिसे हिंदी में न जाना जाता हो, और हिंदी का शायद ही कोई ऐसा अफसाना निगार होगा जिसको उर्दू वाले नहीं जानते हों। इन्हीं उर्दू हिंदी अफसानों की बेबाक आवाज़ों के हवाले से आज ये गुफ्तगू होनी है। इसके लिए तमाम शुरका तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं गुजारिश करता हूँ मृदुला गर्ग जी से आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मुशर्रफ आलम ज़ौकी साहब, सैयद मोहम्मद अशरफ साहब, नशाद साहिबा, आप तमाम हजरात से गुजारिश है। हिंदी की मारूफ फ़िक्शन निगार मोहतरमा मृदुला गर्ग, आपकी 30 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें ड्रामे, अफसाने और नावल भी शामिल हैं। कुछ किताबों के तर्जमे मंजर आम पर आ चुके हैं। आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। मोहतरम सैयद मोहम्मद अशरफ साहब, कल आप इन्हें सुन चुके हैं हरबंस मुखिया जी के साथ। आप उर्दू फ़िक्शन के चंद अहम नामों में से एक हैं। कई किताबों के मुसन्निफ़, आप साहित्य अकेडमी अवार्ड और कई दूसरे एजाज़ात से नवाजे जा चुके हैं। मोहतरम मुशर्रफ आलम ज़ौकी साहब, आप भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। उर्दू और हिंदी में दर्जनों किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। कई इनामात और एजाज़ात से नवाजे जा चुके हैं, जिनमें दोहा कतर अवार्ड ताज़ा तरीन है। उनकी कहानियों पर टेलीफिल्म्स और सीरियल भी बन चुके हैं। मोहतरमा निशात ज़ैदी जामिया में अंग्रेज़ी की प्रोफ़ेसर हैं। अंग्रेज़ी में आपकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपको मुतरज्जिम की हैसियत से एक अलग पहचान मिली हुई है। गुजारिश है निशात साहबा से कि गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। निशात साहबा, आज के इस दौर में जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक बहस सी छिड़ी हुई है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत अहम भी है और रेलिवेंट भी, और वो मौजू है उर्दू हिंदी अफसाने की बेबाक आवाज़ें। जब उर्दू हिंदी अफसाने की तारीख़ पे हम नज़र डालते हैं तो पता ये चलता है कि ये कोई नई बात नहीं है। हर दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के समाजी, सियासी, मजहबी ढांचों ने हमारे फ़नकार की तख्लीक़ी परवाज़ को किसी न किसी सांचे में जकड़ने की कोशिश की है, और हमारे फ़नकार ने हमेशा हर दौर में ऐसी तमाम कोशिशों को नकार कर बड़ी बेबाकी से अपने फ़न का इजहार किया है। उर्दू और हिंदी की रिवायत को देखें तो इसकी अफसाने की रिवायत को देखें तो इसकी शुरुआत हमको प्रेमचंद के ही दौर से मिलती है। प्रेमचंद जिन्होंने कि एक नारा बुलंद किया कि हमें खूबसूरती का मेयार बदलना होगा, और ख़ूबसूरती का मेयार कुछ इस तरह बदला कि वो मेयार हमेशा के लिए बदलता चला गया और फिर पहले जैसा नहीं रहा। प्रेमचंद ने अपने अफसानों में अपने समाज की हकीकत की अक्कासी की। उन्होंने अपने समाज की तमाम ऑपरेशंस जो हो रहे थे उस वक्त, जो सरमाएदारों के ऑपरेशंस थे, किसानों की मजबूरियां थी, उसको सामने रखा और उनकी इस कोशिश को, उनके इस आगाज़ को आगे बढ़ाया। उर्दू में अगर हम देखें तो मंटो, इस्मत, और आगे चलिए तो इकरामुल्लाह साहब और तमाम अफसाना निगार ने, उससे पहले रशीद जहान, इस कोशिश को आगे बढ़ाया। हिंदी में भी इसी तरह हमको मिलेगा एक ट्रेडिशन जिसमें अफसाना निगारों ने अपनी बड़ी बेबाकी से अपनी बात को आगे रखा। फनीश्वर नाथ रेणु के अफसाने आप ले लीजिए, कृष्णा सोपती के अफसाने आप ले लीजिए, हर जगह आपको मिलेगा अफसाना निगार बड़ी मजबूती से अपनी बात पे जमा हुआ है। तो आज इसी मौजू पर हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे बीच जो अफसाना निगार मौजूद है वो ख़ुद अपने आप में बड़े बेबाक अफसाना निगार हैं। तो आज की इस गुफ्तगू की शुरुआत में अशरफ साहब आपसे ही करूँगी। जब उर्दू की रिवायत को हम देखते हैं तो आपके नज़दीक बेबाकी क्या है? आप बेबाकी को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, और उर्दू में उस बेबाकी की रिवायत आप कहाँ कहाँ मानते हैं? इसके ऊपर कुछ आप रोशनी डालिए तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया निशा साहिबा। उर्दू हो या हिंदी, दोनों ज़बानों के अफसानों में
बेबाकी की रिवायत बहुत शुरू से मिलती है। बेबाकी की तारीफ़ भी अगर हो जाए तो डेफिनेशन भी अगर एक दफ़ा सामने आ जाए तो मुनासिब होगा। मेरा नाक़िस ख्याल ये है कि कहानीकार जब किसी ऐसे मौजू पर, किसी ऐसे थीम पर या किसी ऐसे वाक़ये पर लिखने की कोशिश करता है जो बहुत से लोगों को या चंद लोगों को किसी एक सबब से या ज़्यादा असबाब की बिना पर नापसंद हो, तो दरअसल यही बेबाकी और बेखौफी है। लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं कि बेबाकी के लिए बहुत चटखारेदार ज़बान इस्तेमाल की जाए या औरत के आज़ा का बहुत बेमुहाबा ज़िक्र किया जाए या बहुत बुलंद बान अंदाज में किसी दूसरे नज़रिए की मुखालफत में बात की जाए, क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें होती हैं तो अफसाना तो बेबाक हो जाएगा लेकिन कहानी मोथरी हो जाएगी। क्योंकि कहानी के लिए ज़रूरी है कि उसमें अदबी कदरों का भी लिहाज रखा जाए, जमालियाती अक़दार से भी सरफ़ नज़र न किया जाए और ज़बान की जो तख्लीक़ी क़ुव्वत होती है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो उर्दू हिंदी अफसाने में, मैं पहले उर्दू का ज़िक्र कर लूँ। उर्दू अफसाने में ये रिवायत जो है वो जैसा कि आपने बताया प्रेमचंद से शुरू हुई, लेकिन इस रिवायत को ज़्यादा इस्तेहकाम मिला अंगारे के बाद से। लेकिन जो कहानियाँ बहुत मशहूर हुईं बेबाकी के सिलसिले में, वो मंटो की कहानियाँ थीं, चाहे वो ठंडा गोश्त हो या खोल दो हो या असमत चुगताई की कहानी लिहाफ का ज़िक्र बेबाकी के ज़िम्न में किया जाता है। और उसके बाद फिर ये सिलसिला जो है वो दूर तक गया है, ये वहाँ पर जाकर रुका नहीं ये सिलसिला। ऐसा नहीं कि सिर्फ तरक्की पसंद अफसाने की हद तक बेबाकी रही हो, उसके बाद ये सिलसिला बढ़ा है। और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते काजी अब्दुल सत्तार जो कल यहाँ मौजूद थे, उन्होंने उस ज़माने में जागीरदाराना निज़ाम के बारे में लिखा, उसकी अच्छी अक़दार के बारे में लिखा जब जागीरदाराना निज़ाम को गालियाँ दी जाती थीं। तो ये उनकी उस वक्त की बेबाकी थी। इकबाल मजीद जो अभी हयात हैं और अल्लाह उनको लंबी हयात दे, वो जब कहानी लिखते हैं तो उनके यहाँ भी एक किस्म की सियासी बेबाकी का इजहार जो है बहुत शद्दोमत के साथ होता है। फिर हम अगर आप आगे बढ़िए मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी की नस्ल या इनकी नस्ल से पहले वाली नस्ल पे आइए तो आपको वहाँ सलाम बिन रज़ाक़ मिलेंगे। सलाम बिन रज़ाक़ हैं, उन्होंने बम्बई और उसके नवा की बस्तियों में जो कमज़ोर तबके हैं, जो दलित तबके हैं, उनके बारे में बहुत उम्दा कहानियाँ लिखी। आज का एकलव्य जो है बड़ी बेबाक कहानी है। इसी तरह से आप देखिए तो शौकत हयात की गुंबद के कबूतर है और हुसैनुल हक की नींव की ईंट है। ये दोनों कहानियाँ जो हैं ये बाबरी मस्जिद के पस मंज़र में लिखी गई, लेकिन इतनी सफाई और सुथराई से लिखी गई कि ये कोई सहाफ़ियाना नारा नहीं बन सकी, बल्कि ये उम्दा कहानी की शक्ल में हमारे और आपके जहनों में ज़िंदा रहती हैं। साजिद रशीद बहुत बेबाक अफसाना निगार थे और बहुत उम्दा अफसाने लिखते थे। मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी आपके सामने बैठे हैं, ये बहुत बेबाक अफसाना निगार हैं। बेबाकी में एक नाम और भी सामने आता है शमूइल अहमद का। अब शमूइल अहमद की बेबाकी जो है वो ज़रा इन बेबाकियों से मुख्तलिफ है जिनका जिक्र मैंने पहले किया, क्योंकि उनके यहाँ जो है बहुत सी चीज़ें नेहा रहने के बजाय आया हो जाती हैं और कभी कभी उनकी कहानी जो है वो एस्थेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनको तोड़ देती है, तो वो मोथरी सी हो जाती है। तो हजरात, मेरे कहने का मतलब ये है मोहतरम ख़वातीन व हजरात कि बेबाकी की रिवायत बहुत शुरू से उर्दू अफसाने में है और आज तक जारी व सारी है। बस सिर्फ एक बात मैं और अर्ज़ करूँ, फिर मैं बात आगे बढ़ेगी, फिर इंशाल्लाह कुछ और बात करेंगे कि कहानीकार जब अपना पहला जुमला लिखता है तो वो बहुत ही गैर महफूज इलाके में आ जाता है। इसलिए कहानीकार का बेबाक होना तो फितरी तौर से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही वो पहला जुमला लिखता है तो एक तरफ नक्काद खड़ा हुआ है, एक तरफ पुलिस खड़ी हुई है, एक तरफ कानून के रखवाले खड़े हुए हैं, एक तरफ उसकी बात को नापसंद करने वाले खड़े हुए। शायरी में ऐसा नहीं होता। शायरी में इसलिए ऐसा नहीं होता कि शायरी में जो है वो परछाइयाँ बयान होती हैं। शायरी की ज़बान जो है वो एक दूसरे तरीके की ज़बान होती है, उसमें बहुत सी बातें जो हैं वो इस अंदाज से बयान होती हैं कि आप उसका ये मानी भी ले लें और वो मानी भी ले लें और ये दोनों मानी ले लें, कोई तीसरा मानी भी ले लें। लेकिन अफसाना जो है वो परछाई नहीं है। कहानी जो है वो चाहे हिंदी की हो चाहे उर्दू की,
वो परछाई नहीं है, वो वाज़े खतूत वाली तस्वीर है जो अगर आपके सामने आएगी तो आप उसकी, ये तो हो सकता है कि उसके अंदर दवाज़त हो, रम्ज़ हो, लेकिन तस्वीर के खतूत बिल्कुल सामने होते हैं। तो कहानीकार के लिए बड़ा शायर के मुकाबले में मुश्किल होता है कि वो बेबाकी का इजहार करे और कहानी को कहानी भी रहने दे। बस मैं इस मौके पर इतनी बात करूँगा। जब आपने बेबाकी की बात की और बेबाकी की रिवायत की बात की तो उन्हीं अफसाना निगारों का नाम आया जिनका नाम हम अक्सर लेते रहते हैं, मंटो, इस्मत, रशीद जहां, प्रेमचंद। यानी कि आम तौर पर बेबाकी की जो डेफिनेशन हमारे जहनों में होती है वो एक हकीकत निगार अफसाने की होती है। वो अफसाना जो समाजी हकीकत को बयान करता है, जिसको अंग्रेज़ी में हम रिप्रेजेंटेशनल लिटरेचर कहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम नैयर मसूद साहब का अफसाना है, इंतज़ार हुसैन साहब का अफसाना है, इसको क्या बेबाक नहीं मानेंगे? इसको बेबाकी के किस खाने में इस किस्म के अफसाने को हम रखेंगे? आपने बहुत उम्दा नाम लिए। मैं नैयर मसूद के बारे में कुछ कह सकता हूँ। नैयर मसूद साहब ज़ाती ज़िंदगी में इस कदर शर्मीले थे कि अगर उनके सामने कोई मर्दाना गाली दे दी जाए तो उनका चेहरा सुर्ख हो जाता था। लेकिन उनकी कहानी अगर आप उठा के देखें तो उनकी बेशतर कहानियों, बेशतर तो नहीं लेकिन तकरीबन 50% 50% कहानियों में ज़िंदगी के उन रवैयों का जिक्र है जो औरत से मुताल्लिक़ होती हैं। और एक कहानी में तो अजीब व गरीब मामला हुआ कि वो एक अंधेरा कमरा है और उसमें वो अपनी एक रिश्तेदार औरत के साथ हैं और दोनों एक दूसरे के बदन को अपने हाथ से महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि बेबाकी की कहानी या बेखौफी की कहानी अगर खौफ के साथ ना बयान की जाए तो वो कहानी नहीं बन पाती। बेबाकी की कहानी बयान करने के लिए इंसान के दिल में थोड़ा डर भी होना चाहिए। वो डर ही उसको वो टूल्स मुहैया करता है जो अदबी टूल्स होते हैं। तो नैयर मसूद ने उसको इतने मोटे मोटे पर्दों में छुपा कर कहानी को बयान किया है कि न किसी जगह उस इजहार में लज्जत मिलती है और न किसी जगह उस इजहार में गंदगी का एहसास होता है। इसी तरीके से इंतज़ार हुसैन ने तो उन्होंने इतनी बेबाकी के साथ जो है वो अपने ही हम वतनों के बारे में यानी पाकिस्तानियों के बारे में गुफ्तगू की थी कि तुम्हारी वजह से जो है ऐसा हुआ कि वो लोग तुमसे अलग हो गए। तो पाकिस्तान में रहकर वैसी कहानी लिखना, हिंदुस्तान वाला तो लिख सकता है वैसी कहानी, उससे कोई खौफ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो ज़्यादातर डिक्टेटर्स का राज रहा है तो वहाँ पर खौफ का आलम भी था, पकड़े जाने का भी अंदेशा था, सरे राह बेइज्जती का भी अंदेशा था। लेकिन इंतज़ार साहब कहानी लिखते थे। तो नैयर मसूद और इंतज़ार हुसैन दोनों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी कहानियों में बेबाकी का इजहार किया। लेकिन निशात साहिबा, मैं आपसे फिर अर्ज़ करूं कि बेबाकी का इजहार, बेबाकी के थीम का इजहार अगर बेबाकी के साथ हो तो कहानी ख़राब हो जाती है। बहुत खूब। बेबाकी के थीम का इजहार एक खौफ के साथ होना चाहिए। बेबाकी के लिए जब आदमी बेबाक कहानी लिखने के लिए शुरू होता है, इब्तिदा करता है, तो वो खौफ की एक धुंधली सी गली में अपने आप को पाता है। तो उस खौफ की गली से अगर वो बाहर निकल के सरेआम खिली धूप में आ गया तो बेबाकी की कहानी जो है वो एक सहाफ़ियाना बयान बन जाएगी, एक अखबारी बयान बन जाएगी, एक मजमून बन जाएगी। वो एक तख्लीकी जेन्युइन कहानी नहीं बन पाएगी। बहुत खूब। मृदुला जी, आपसे पूछूंगी कि हिंदी अफसाने की रोशनी में आप बेबाकी को कैसे डिफ़ाइन करेंगी? और यहाँ पे मैं आपसे और भी ये जानना चाहूँगी कि हिंदी अफसाने की शायद ये खासियत है कि हिंदी अफसाने में सबॉल्टर्न वॉइसेस बड़ी स्ट्रॉन्गली मौजूद हैं, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सबॉल्टर्न वॉइसेस का। जैसे कि दलित वॉइसेस हिंदी अफसाने में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पाती हैं। साथ में मुस्लिम अफसाना निगार हैं जैसे कि गुलशेर शानी के अफसाने हुए या फिर राही मासूम रज़ा साहब के अफसाने हुए। तो हिंदी बड़ी रिच है इस मामले में कि सबॉल्टर्न वॉइसेस वहाँ बहुत मिलती हैं। और साथ ही मैं चाहूँगी कि आप औरतों की अफसाना निगारी के बारे में भी कुछ रोशनी डालें। क्या औरत का कलम उठाना अपने आप में बेबाकी है या फिर उसमें भी औरतों का जो अफसाना होता है विमेंस राइटिंग, उसमें भी बेबाकी की अलग अलग पहलू होते हैं और अलग अलग लेवल्स होते हैं? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो अशरफ साहब ने कहा कि बेबाकी का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ खोलकर बस लिख दें। असल में मैं बेबाकी का मतलब ये समझती हूँ कि एक नया नज़रिया आप दें जो मकबूल है, जो मंजूर शुदा है, जो अरसे से चला आ रहा है और हम समझते हैं कि ये मान्यताएं हमारी इसी तरह हैं, उसके ख़िलाफ़ आप कुछ कहें। और वो कहने में खौफ से बाहर आना पड़ता है अशरफ साहब।
बहुत बड़ा खौफ ये होता है कि आप खाली हकीकत बयान कर दें। हकीकत बयान करना मेरे ख़्याल से बेबाकी की एक पहली सीढ़ी है। और अगर हकीकत की बात करें तो जैसा आपने कहा, हकीकत बयानी में तो दलित आप बीती जो हैं, दलित आत्मकथाएं हैं, वो अव्वल नंबर पर आती हैं। उसमें 2 हिंदी में तुलसीराम की मुर्दैया और ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूटन, ये बहुत ही नायाब लाजवाब रचनाएं हैं। मगर उसमें असल में होता क्या है कि जो अफसाना निगार है वो अपने तक महदूद रहता है, वो अपने बारे में कहता है, अपने को सही साबित करता है, बाकी सब जो हैं वो जुल्म और सितम कर रहे हैं। जो व्यवस्था है उस जुल्म उसके माथे मड़ता है, जो मोहभंग है वो पूरे समाज से होता है। मगर असल में बेबाक बयानी तब होती है जब मोहभंग अपने से हो, हम अपने को कटघरे में खड़ा कर पाएँ तो बेबाक हैं, मैं ये मानती हूँ। और एक छोटी सी बात, पहले आपकी जो आपने औरतों के अदब के बारे में कहा, तो वहाँ बहुत बेबाक बयानी नहीं है, मैं मानती हूँ। वो सिर्फ अपने पर जो जुल्म हो रहे हैं उनकी बातें ज़्यादा करती हैं। बहुत कम महिलाएं ऐसे लिख रही हैं जहाँ पर वो मर्द औरत दोनों पर जो जुल्म हो रहा है, सियासत का, सत्ता का जो जुल्म हो रहा है साहित्यिक सत्ता से, उन सब की बातें नहीं करती हैं। ज़्यादातर वो मर्द के बरखिलाफ़ खड़ी हो जाती हैं। मैं समझती हूँ वो कहीं बेबाकी की कमी है। इसमें अभी नाम लिया गया था कृष्णा सोबती का, और कृष्णा सोबती बेबाक अफसाना निगार हैं और ज़्यादातर उनके मित्रों मरजानी का नाम लिया जाता है। और उससे मुझे सख्त एतराज़ है कि सेक्सुअलिटी का बयान बेबाक बयानी नहीं होता। सिर्फ अगर उसकी बात करें तो हम बात कर सकते हैं राजकमल चौधरी की मछली मरी हुई, जो इस्मत चुगताई के लिहाफ के बहुत करीब पड़ती है, कि दोनों में समलैंगिक रिश्तों के बारे में बात की गई है और दोनों में ही उसका कहीं मजाक उड़ाया गया। इस्मत चुगताई ने उसको कहीं मखौल उसका उड़ाया है और राजकमल चौधरी ने तो उसको पाप ही बतला दिया, गलत अपराध बतलाया है और उसका बड़ा बेबाक बयान ज़रूर किया है, मगर जो नज़रिया है वो बेबाक नहीं है। मुझे जो बेबाक, प्रेमचंद से ज़रा आगे बढ़ें, प्रेमचंद की तो बात होती ही है। जो मुझे बेबाक, सबसे बेबाक अफसाना निगार लगते हैं वो मनोहर श्याम जोशी लगते हैं। आप उनके कोई भी किसी भी अफसाने को उठा लें, हमजाद, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, टटा प्रोफेसर, किसी को भी उठाएं, उसमें असल बात क्या है कि वो आप बीती से आगे बढ़ते हैं, वो खुद को नकारते हैं और दूसरे को भुगतते हैं, मतलब अपने को नकार कर दूसरा बन जाते हैं। मैं समझती हूँ कि अफसाने में असल चीज़ ये होती है कि आप अपनी बात नहीं कहते, आप दूसरा बन जाते हैं। इस हद तक दूसरा बन जाते हैं कि आपको कभी कभी पाठक को लगता है आप खुद नफ़रत के काबिल हैं। हमजाद में ख़ासकर ये एक पूरी इंसानियत से यकीन उठ जाने का किस्सा कहते हैं वो, और जिसकी मार्फत कहते हैं, उनका नाम भी नरकियानी है, तो वो नरकियानी भी बड़ा मानीखेज़ लफ्ज़ है। वो लगता है ऊपरी तौर पर कि एक शोधा किस्म का आदमी है, नफ्स परस्त आदमी है, मगर वो असल में बड़ा ही हुनरमंद आदमी है और वो बड़े हुनर के साथ आपको इस्तेमाल करता है और आपको इंसान से हैवान बनाता है। उसका काम ये है कि खुद तो वो इंसान से हैवान बना वही है, मगर वो सबको, अब उसके आसपास जितने लोग हैं उनको हैवान में तब्दील करता है और बड़ी शाइस्तगी के साथ तब्दील करता है। तो उसकी ज़ुबान भी बड़ी फ़ारसी उर्दू ज़ुबान है हमजाद की, जो एक बड़ी लतीफ़ नकाब उसके ऊपर डाले रहती है शाइस्तगी का, मगर असल में वो ज़लालत की हद है जो उसमें दिखाते हैं। और इस तरह दिखाते हैं कि ऐसे लगता है कि जो अफसाना निगार है उसको कोई नफ़रत ही नहीं है इससे, जैसे अफसाना निगार खुद ही नरकियानी हो। तो ये मैं समझती हूँ कि अदब के लिहाज से भी और बेबाक बयानी के हिसाब से भी एक मिसाल है, एक नज़ीर है। इसी तरह मैं समझती हूँ कि एक कहानी जिसका ज़िक्र कम होता है, भुवनेश्वर की भेड़िए, ये कहानी जो है ये इंसानियत को ख़त्म करने की कहानी है कि लोग जा रहे हैं बैलगाड़ी में और भेड़िए पीछे पड़ जाते हैं। अब भेड़ियों को से बचने का क्या तरीका है, तो वो करता क्या है कि एक बेटा अपने बाप को भेड़ियों के बीच में फेंक देता है। और सवाल ये नहीं है कि बेटा जो है वो क्रूर है, कि बेटे ने कोई ऐसा काम किया है, ये गलत नहीं है, ये मजबूरी है, ये पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, ये मजबूरी है। और ये इतनी बड़ी मजबूरी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप अपने को भी मजबूर मजलूम पाते हैं कि अगर ऐसे हालात पैदा होंगे तो आप भी ऐसे ही करेंगे। और इसमें आपकी पूरी सियासत भी आ जाती है
कि अगर सियासत भेड़िए का रूप लेती है तो आप क्या करते हैं? आप काफ़ी बार ये करते हैं कि दूसरों को उसके आगे धकेल देते हैं, अपने को बचा ले जाते हैं। तो ये बेबाक बयानी होती है कि हम अपने को नहीं बचाते, हम अपने ऊपर सारे गुनाह लेते हैं, अपने को गुनाहगार मानने देते हैं पाठक को कि आप गुनाहगार हैं। आप कहीं अपने को नहीं बचाते, ये नहीं दिखाते कि मैं सही हूँ, गलत बाकी लोग हैं। तो नहीं, मैं उतना ही गलत हूँ जितना कि बाकी लोग हैं। बाकी एक बात छोटी सी जो लिखा जा रहा है उसमें कृष्णा सोबती की बात मैं करना चाहती हूँ कि मुझे मित्रों मरजानी से कहीं ज़्यादा बेबाक बयानी ए लड़की में लगती है। वहाँ तो 2 औरतें हैं, कोई मर्द आता नहीं, मर्द नाम का जंतु है ही नहीं उसमें, और कहीं कोई सेक्सुअलिटी की बात नहीं होती। एक बुज़ुर्ग औरत, उम्र दराज औरत अपनी लड़की को, जिसने शादी नहीं की और शायद उसका कोई आशिक प्रेमी भी नहीं है, उसको बार बार ये बतला रही कि तेरी पूरी ज़िंदगी बेकार है, क्योंकि जब तक कोई दूसरा साथ ना हो ज़िंदगी बेकार होती है। जब दूसरा साथ होता है तो कहती है लड़की सब्ज़ा उगने लगता है, सब ज़िंदगी बदल जाती है। ये सब वो कह रही है, मगर हम जाने रह रहे हैं कि वो असल में अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं है, कुछ उसने किया ही नहीं है। वो बीच बीच में आ जाता है, ना पहाड़ पर चढ़ी, ना घोड़े पर की सवारी की, कुछ नहीं किया, घर संभाला। और घर, ये इसमें जो पति और पत्नी, मियाँ और बीवी हैं, वो एक ज़मीन पर नहीं खड़े होते। मियाँ सब कुछ कर रहा होता है, बीवी उसके नीचे ही रहती है। और आखिर में वो एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहती है कि लड़की जो भी हो, अपने आप में आप होना परम है, श्रेष्ठ है। तू और कुछ भी नहीं है तेरे पास, मगर तू अपने आप में आप है। तो मैं कहती हूँ अगर बेबाक बयानी है तो ये बेबाक बयानी है। ये नहीं कि मित्रों कहती है कि अपने लड़के को, वैद को दिखाओ और मैं तो पूरी औरत हूँ, वो पूरा मर्द नहीं है। ये बेबाक बयानी मैं नहीं मानती। इसी तरह प्रेमचंद की तरह की बात करें तो भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया, उसमें बेबाक बयानी ये है कि वो दोनों मज़हबों को, लोगों को एक ही तरह से देखते हैं। वो ये नहीं है कि वो एक को गलत, एक दोनों को एक तरह देख रहे हैं। जैसे ही अमृतसर आता है, वो जो हिंदू हैं वो ऊपर चढ़ाते हैं, उससे पहले जो मुसलमान हैं वो ऊपर चढ़े हुए हैं। इसी तरह की कहानी बेचन शर्मा उग्र की है, ईश्वर द्रोही। उसमें एक मुसलमान मजलूम औरत है, बहुत बुरे हाल में है, भीख मांग रही है, और हर जगह वो पूछती है, पनाह मांग रही है, और हर किसी से पूछती है तुम मुसलमान हो। और मुसलमान उस पर फप्तियाँ कस रहे हैं, उसको कैसी नज़रों से देख रहे हैं, और वो हर से ये पूछते पूछते घर में पहुंचती है, तो वहाँ वो उसको पनाह देते हैं। वो कहती है तुम मुसलमान हो? उसने कहा नहीं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं किसी मज़हब को नहीं मानता। तो वही उसको पनाह देता है। वो कहता है मुझे मतलब ही नहीं है इससे कि मुसलमान है कि हिंदू है। ये बेबाक बयानी है कि वो बयान कर सके उग्र जी के मुसलमान लोग उसको, एक अपनी मुसलमान औरत को किस नज़र से देख रहे हैं, और ये आदमी जो किसी ईश्वर को नहीं मानता वो उसको पनाह दे रहा है। बहुत खूब मृदुला जी, आपने बेबाकी का एक नया पहलू हमारे सामने खोल के रखा कि जहाँ अपने आप को आदमी कटघरे में खड़ा करे वहाँ बेबाकी होती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप पे आऊँगी। ज़ौकी साहब, आप बताइए कि आपका इन तमाम मौज़ूआत के बारे में क्या ख़्याल है और आप किस तरह से बेबाकी को देखते हैं, क्योंकि जैसा अशरफ साहब ने कहा कि आप कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के बेबाक अफसाना निगार हैं और उर्दू में बेबाकी अभी भी बहुत हद तक मौजूद है कॉन्टेम्प्रेरी अफसाना निगारों में, तो आप इस पर रोशनी डालें। देखिए, फिक्शन के 1000 बरसों के सफ़र में भी अगर आप कहें तो हर अदीब बुनियादी तौर पर बेबाक होता है। लेकिन जैसा कि हमारे अशरफ साहब ने कहा और मृदुला गर्ग जी ने भी कहा कि बेबाकी की कोई ऐसी तारीफ हम पाबंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर अदीब बेबाक है। क्या नैयत मसूद बेबाक नहीं थे? मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि जब आपने बेबाकी की बात की तो मेरे जहन में कुरतुलैन हैदर का नॉवेल आग का दरिया घूम गया। आप इसको 2500 बरसों के सफ़र पर मोहित करें या 5000 बरसों के सफ़र पर मोहित करें, जब गौतम नीलांबर उसमें एक जगह ये सोचता है कि दुख है, हम आज़ाद कैसे होंगे, तो मुझे लगता है कि ये आज़ादी सिर्फ गौतम नीलांबर की
उदासी नहीं है, बल्कि ये उदासी हजार हजार बरसों के सफ़र पर मुश्तमिल है, जिसको गौतम नीलांबर सोच रहा है। अगर हम बेबाकी की तारीख पर गुफ्तगू करना चाहें तो आप देखिए, सबसे पहले मैं उर्दू की बात करना चाहूँगा। उर्दू में जैसा कि अशरफ साहब ने भी कहा कि अंगारे का माहौल था, बल्कि अगर हम अंगारे से पहले चलते हैं, हम अगर 1902 या 1903 की बातें करते हैं तो हमारे पास जो लोग थे, सज्जाद हैदर यल्दरम, सुल्तान हैदर जोश, क्या उनका लहजा बेबाक नहीं था? मुझे लगता है कि राशिदुल खैरी का लहजा भी बेबाक था, क्योंकि उस वक्त जो माशरा सामने था, प्रेमचंद हों या उसके आगे भी आप देखिए जो लोग भी हमारे सामने हैं, उनका लहजा कहीं ना कहीं बेबाक था। बेबाकी क्या होती है? बेबाकी होती है हमारे अदीब के लिए अपने माहौल पर गुफ्तगू करना, अपनी बातें कहना, सियासत को समझना, सकाफत को समझना और अपना विज़न सामने रख देना। मुझे उस ज़माने में सज्जाद हैदर यल्दरम की एक कहानी याद आती है, दोस्त और दुश्मन, जहाँ वो दो दोस्तों के दरमियान अपने रिश्ते को वाज़े करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये भी एक तरह की बेताबी थी, ये भी एक तरह की बेबाकी है। अच्छा, एक बात मैं और कहूँगा, ये बेबाकी अपने आप में एक अलग सा लफ्ज़ है, इसमें कुछ बातों को और भी शामिल कर लीजिए। जैसे एक लफ्ज़ है एहतजाज, एक लफ्ज़ है इनकलाब, एक लफ्ज़ है मुखालिफत, एक लफ्ज़ है सियासी शऊर। ये सब कहीं ना कहीं उस बेबाकी में शामिल हो जाते हैं। अंगारे का जो माहौल था, रशीद जहां, महमूद ज़फ़र, ये सारे लोग शामिल थे। और क्यों शामिल थे? हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, कुछ बातें कहनी थी, बहुत कुछ तब्दील होने की ज़रूरत थी, और अंगारे सामने आता है। अंगारे एक नए अहद का तर्जुमान बन जाता है। ज़रा आगे बढ़ते हैं तो उस वक्त लंदन में बैठे हुए कुछ दोस्त नज़र आते हैं। सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद जो अंग्रेज़ी के बहुत बड़े नावल निगार बाद में शामिल हुए, दीन मोहम्मद तासीर जो बहुत बड़े डॉक्टर थे और बहुत अच्छी शायरी करते थे। इन लोगों ने सोचा कि मौजूदा वक्त में हमारा अदब है कहाँ, क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। साहब, ये बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि बेबाकी इन्हीं चीज़ों के दरमियान अपना सफ़र शुरू करता है। जब हिंदुस्तान टूट फूट रहा था, जब अंग्रेज़ी बेड़ियाँ सख्त हो गई थी, उस वक्त खला में अफसाने तहरीर नहीं हो सकते थे। उस वक्त बेबाकी को एक वाज़े रुख चाहिए था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की तरबियत होनी थी। इसलिए जब लंदन से चलकर सज्जाद ज़हीर हिंदुस्तान पहुँचे और ये कारवां बड़ा होता गया, जिसमें बाद में फैज़ अहमद फैज़ और तमाम लोग शामिल होते चले गए। मैं यहाँ एक बात और कहूँगा, आप ये भी देखिए कि जब ये तहरीक शुरू हुई और पहली कॉन्फ्रेंस हुई, तो निशात साहबा कह चुकी हैं कि उसमें प्रेमचंद ने क्या कहा था, ये भी बेबाकी है। हुस्न का मयार तब्दील होना चाहिए, यानी उससे पहले हुस्न का मयार तब्दील नहीं हो रहा था। ये हुस्न का मयार क्या है? प्रेमचंद ने पहली बार एक दिशा दी कि हम जो कुछ लिख रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, हुस्न का मयार तब्दील होना चाहिए। चाहे वो मोहब्बत की बातें हो, चाहे वो तहजीब व सकाफ़त की बातें हो, चाहे वो सियासी शऊर की बातें हो, हुस्न का मयार तब्दील होना चाहिए। और उस पहली कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम बातें, और आप देखिए तरक्की पसंद तहरीक जिसको सज्जाद ज़हीर लेकर आए, साहब वो सिर्फ उर्दू वालों की कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसमें उस वक्त की तमाम ज़बानों के बड़े लोग शामिल थे, सिर्फ उर्दू वाले शामिल नहीं थे। मैं एक बात और बताऊं कि बेबाकी, बेदारी, इनकलाब, एहतजाज, इन सब के लिए अगर आप देखें तो तरक्की पसंद तहरीक में नेहरू भी शामिल हुए, सरोजनी नायडू भी शामिल हुई। यानी सबको इस बात का एहसास था कि लहजा मुख्तलिफ होना चाहिए। और लहजा कैसे मुख्तलिफ होना चाहिए, फ़िक्शन को इसकी ज़रूरतें कैसी हैं, फ़िक्शन का आवाम से राब्ता कैसा है, तो हम ये भी देखते हैं कि सज्जाद ज़हीर उस ज़माने में किसानों की जो तहरीक थी, किसानों का जो आंदोलन था, वहाँ भी शिरकत करते हैं। यानी आवाम से अदीब का राब्ता वसी होता गया।
अब आइए, हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक एहतजाजी अदब, एक से बढ़कर एक इनकलाबी अदब लिखा गया। मैं अशरफ साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बेबाकी का जो कलम होता है वो दो तरह से अपना किरदार अदा करता है। 1960 तक जो अदब लिखा गया वो कहीं से कम नहीं था, जिसमें मंटो आए, बेदी आए, असमत चुगताई आई और बहुत से लोग, जैसे मुझे याद आता है कि आनंदी, गुलाम अब्बास की मशहूर कहानी, क्या उस वक्त आनंदी एक बेबाक कहानी नहीं थी? जब तवाइफें दूसरी जगह जाती हैं तो एक पूरा समाज उठकर दूसरी जगह चला जाता है। बहुत बड़ी कहानी थी आनंदी। अब आप देखिए, 1960 एक पड़ाव है उर्दू अदब में बहुत बड़ा, जब तरक्की पसंद रिवायतें कमज़ोर हो गई थी, या हम कमज़ोर ना भी कहें तो अब कोशिश इस बात की हो रही थी कि नौ आबादियात एक बड़ा मसला है, हिंदुस्तान की आज़ादी को बहुत दिन गुजर चुके हैं और अब नया फिक्शन चाहिए। इस नए फिक्शन के लिए शम्सुर रहमान फारूकी सामने आए और अदीबों का एक बड़ा कारवां सामने आया। साहब, मैं फिर आता हूँ, मैं जो लोग कहते हैं कि जदीदियत की आवाज़ें बागी आवाज़ें नहीं थीं, बेबाक आवाज़ें नहीं थीं, वो गलत कहते हैं। सैयद मोहम्मद अशरफ अगर लकर बग्घा सीरीज़ की कहानियाँ लिखते हैं तो ज़बरदस्त कहानियाँ हैं। अगर उसी दौर में आपके कई बड़े नाम हैं, अकराम बाग, या फिर मैं एक नाम भूल रहा हूँ, वो अकराम बाग के साथ एक नाम आता है अशरफ साहब, कमर अहसन। कमर अहसन की कहानियाँ मैं आपको सुना सकता हूँ। एक कहानी है अस्पे कुश्तेमात, बड़ी खूबसूरत कहानी, अलामती कहानी है। आप एक बेबाकी का अंदाज़ देखिए। एक शख्स है जो अपने पेट में सुर्ख घोड़ा देखता है और डर जाता है। उसकी बीवी एक साइकियाट्रिस्ट से मिलती है तो वो कहता है कि साहब, इसकी बीमारी ऐसे अच्छी नहीं होगी, कुछ करना पड़ेगा, और अमल ये है कि मुझे एक घोड़ा लाकर रखना पड़ेगा और हम कहेंगे कि ऑपरेशन कर दिया है और ये घोड़ा तुम्हारे पेट से निकल आया है। ये सब तैयारी हो जाती है और वो आदमी लेटा हुआ है, उसको बेहोश कर दिया जाता है कुछ देर के लिए, घोड़े का बंदोबस्त कर दिया गया, और उसके बाद जब उसको होश आता है तो उसे कहा जाता है कि तुमने सही कहा, तुम्हारे पेट में एक घोड़ा था और वो घोड़ा ये है। वो आदमी घोड़े को देखता है और कहता है कि नहीं साहब, मेरे पेट में तो ये घोड़ा नहीं था, मेरे पेट के घोड़े का रंग सफ़ेद था। साहब, आप देखिए, ये सफ़ेद सिर्फ सफ़ेद नहीं है, ये सुर्ख सिर्फ सुर्ख नहीं है, ये बेबाकी है। एक सुर्ख रंग, एक लहू रंग जो हमारे माशरे में फैला हुआ है, कहीं ना कहीं ये सफ़ेद रंग एक अलामत बन जाती है अमन की। तो ऐसा नहीं है। बेबाकी का ताल्लुक अगर हम हिंदी की तरफ देखते हैं तो बहुत गहरा नजर आता है। हिंदी में कई विमर्श सामने आए। ये विमर्श कहाँ से सामने आए? जैसे एक विमर्श है स्त्री विमर्श, एक विमर्श है दलित विमर्श, यहाँ तक कि मेरे बहुत गहरे दोस्त थे राजेंद्र यादव, उन्होंने मुस्लिम विमर्श की भी बुनियाद रखी। ये विमर्श क्या है? ये भी साहित्य के उसी ब्लैक होल से पैदा हुए हैं जहां इस बात का ये था कि औरत को वो आज़ादी नहीं मिली। स्त्री विमर्श सामने आया कि औरतों को दर्जा दिया जाए, दलितों पर बातें खत्म हो गई थी। अलग से एक विमर्श पैदा करने की कोशिश की गई कि दलित अपनी बात कहें। यहाँ तक कि मुस्लिम विमर्श, इस बात को महसूस किया गया कि आज़ादी के 70 वर्षों में कहीं ना कहीं ज़रूरत इस बात की है कि दूसरी बड़ी अक्सरियत पर भी बातें हों। तो ये विमर्श का जज्बा पैदा किया। मैं अब तीसरी बात कहता हूँ, ये बातें हो गई, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि वक्त के साथ हम आज जहाँ हैं, जहाँ वाकई ज़बानों पर बुरा हाल है, लोग खामोश हो गए हैं, ज़बान बंदी का माहौल है, मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगा। 115 वर्षों के सफ़र में हिंदी साहित्य, हमारा हिंदी अदब सिर्फ एक ही दिशा में चलता रहा है और वो है
तरक्की पसंदी का उर्दू में तो कई तहरीकें सामने आई, हिंदी में शुरू से आखिर तक अब तक 2017 तक सिर्फ एक ही लकीर चलती रही है, और इस लकीर में शुरू से अब तक गुलेरी से पंकज सुबीर, आपने पढ़ा होगा, पंकज सुबीर तक जो नाम सामने आते हैं साहब, वहाँ एक तरह की बेखौफी है, वहाँ आज का भी माहौल देखने को मिलता है। और असल कमाल तो ही है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमारे सामने है, जो वाक़यात हो रहे हैं, जो हादसात पेश आ रहे हैं, हम उनको अदब का हिस्सा कैसे बनाएं। इसलिए असल बेबाकी यही है, और अदब वही जिंदा रहता है जो खुलकर ना बोला जाए। हिंदी में भी यही हुआ, पंकज सुबीर से लेकर तमाम बड़े लोग, मनोहर श्याम जोशी का नाम लिया गया, बड़ी खूबसूरत अलामतों में फंटासी के जरिए इन सब ने, किसी ने फैंटासी का सहारा लिया, उदय प्रकाश देखिए, किसी ने फैंटासी का सहारा लिया, किसी ने अलामतों का सहारा लिया। हिंदी में भी आज बहुत अच्छी कहानियाँ फैंटासी के साथ लिखी जा रही हैं। इसलिए अदीब बेबाक होता है, और अदीब जिस तरह से हालात को देखता है, सबके अपने विज़न होते हैं। एक विज़न अशरफ के यहाँ है, एक विज़न मेरे पास हो सकता है, और एक विज़न मृदुला गर्ग के यहाँ हो सकता है। अदीब कैसे जीता है बेबाकी को, ये उसका अपना विज़न। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ौक़ी साहब, आपने बहुत अहम नाम लिए। आपने क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नाम लिया, जो कि बहुत अहम है। और हम लोग आम तौर पे जब बेबाक अफ़सानों की बात करते हैं तो इन नामों को किनारे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी और अशरफ साहब आपके पास फिर आऊँगी, और थोड़ी ट्विस्ट के साथ आऊँगी कि बेबाक जो हम आम तौर पे जिस अफसाने को बेबाक कहते हैं, क्या वो वाकई बेबाक उस हद तक बेबाक अफसाना है जिस हद तक उसको समझा जाता है? और फॉर इंस्टेंस अगर हम प्रेमचंद की कहानियों को देखें तो प्रेमचंद को हमेशा कहा जाता है बहुत बेबाक अफसाना निगार हैं, और पेजेंट्स की हालत के ऊपर उन्होंने इतनी बेबाकी से लिखा है, सरमाएदारों के ऑपरेशन के ऊपर और ज़मींदारों के ऑपरेशन के ऊपर इतनी बेबाकी से लिखा है। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक ऐसे दौर में जब हिंदुस्तान में हर तरफ पेजेंट रिबेलियन हो रहे थे, किसान आंदोलन हो रहे थे, प्रेमचंद का किसान सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां सहता जाता है, रिबेल नहीं करता है। तो इसी तरह से इस्मत की लिहाफ की बात आती है, जब भी बेबाकी की बात होती है तो इस्मत चुगताई के लिहाफ की बात आती है। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस्मत पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आती हैं और इशू के ऊपर एक लिहाफ डाल देती हैं। सो जिस चीज़ को हम बहुत बेबाक कहते हैं, क्या वो वाकई बेबाक है, या बेबाकी के ज़रिए राइटर सोशल वैल्यूज़ को किसी न किसी तौर पर स्ट्रेंथन करने की, जिसको हम कहते हैं स्टेटस कोइस्ट लिटरेचर, स्टेटस को मेंटेन करने की तो नहीं कोशिश कर रहा है? इस मौजू पर आपकी क्या राय है? निशा साहिबा, स्टेटस को मेंटेन करना हो तो कहानीकार जो है वो कहानी नहीं लिखेगा, वो मजमून लिखेगा, इंशाइया लिखेगा, मोहब्बत के ख़त लिखेगा, उसको कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहानी, जब आपने प्रेमचंद का जिक्र किया, इस्मत चुगताई का भी जिक्र किया, मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बेबाकी के जो मौज़ूआत होते हैं वो बहुत देरपा नहीं होते हैं। बेबाकी का मौजू प्रेमचंद के ज़माने में अगर उस वक्त बहुत जलता हुआ कोई मौजू था, हो सकता है कि आज उसकी रोशनी या उसकी जलन जो है वो मध्यम पड़ चुकी हो। इस्मत चुगताई ने जब बेबाकी का जिक्र किया, जिस कहानी का आपने हवाला दिया, तो वो मौजू उस वक्त जो है, क्योंकि बहुत से और दूसरे ज़रिए नहीं थे लोगों के पास उन तमाम चीज़ों को समझने के, तो उस वक्त उस कहानी को बहुत बेबाक समझा गया। लेकिन आज मेरे ख़्याल में वो कहानी सिर्फ अपने, मेरे ख्याल में मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी और मृदुला जी इत्तेफाक करेंगी बहसीत कहानीकार होने के, कि इस वक्त वो बेबाकी जो है वो अपने मौजू की वजह से बेबाक नहीं है। इस्मत चुगताई ने उस कहानी को, आपने बहुत बहुत अच्छे इस्तिआरे से उसको ढांपा, उस बात को, कि इस्मत चुगताई ने उस पर एक लिहाफ डाल दिया। इस्मत चुगताई ने उस कहानी में बहुत फ़न का इस्तेमाल किया है, सिर्फ बेबाकी नहीं इस्तेमाल की है। कहानी में उन्होंने एक सियानी होती हुई बच्ची की नज़रों के सामने से क्या होता है उसके बयान को आखिरी जुमलों में यूँ समेटा है कि लिहाफ के अंदर मैंने क्या देखा, कोई लाख रुपया दे तब भी मैं ना बताऊं। तो
मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया था कि बेबाकी का मौजू अलग चीज़ होती है और उस बेबाकी को कहानी बनाना ये एक मुख्तलिफ चीज़ होती है। मैं एक दूसरी मिसाल आपको देना चाहता हूँ जिसका जिक्र भी पहले हो चुका कि खोल दो का जब हम जिक्र करते हैं तो आम तौर पर उसकी बेबाकी ये समझी जाती है कि वाह क्या मंटो ने एक बात दिखलाई कि फसाद में एक लड़की पकड़ी गई और उसकी बेहुरमती हुई, उसकी इज्जत इसमत दरी हुई, और बाद में वो स्ट्रेचर पे लेटी हुई है नीम बेहोशी के आलम में, आधी बेहोशी के आलम में, और उसका बाप जो है उसे ढूंढता हुआ आता है। अंधेरा कमरा है, डॉक्टर वहाँ खड़ा हुआ है, डॉक्टर अपना आला संभालता है और डॉक्टर कहता है खिड़की खोल दो। तो वो बच्ची, वो लड़की जो है वो शायद सिर्फ खोल दो का लफ्ज़ समझ पाती है, वो अपना कमरबंद खोलकर शलवार नीचे सरका देती है। शायद सिर्फ इसी को बेबाकी समझा गया। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। सिर्फ एक जुमला और था कि डॉक्टर ये सब कुछ देखकर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि मंटो की असल बेबाकी इसमें वो थी जो उन्होंने उन वॉलंटियर्स का जिक्र किया था, उन रज़ाकारों का जिक्र किया था जो बज़ाहिर तो अपने आप को नाटक करते थे कि हम मुहाजिरीन चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, उनको बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं, गाड़ियों पे दौड़ रहे हैं, बंदूकें हाथ में हैं उनके, लेकिन दरअसल वो मुजरिम उस लड़की के वही थे। और मंटो ने उस बात का जिक्र जो है वो अपनी फ़नी महारत की वजह से नेहा अंदाज में किया है, आया अंदाज में नहीं किया है। उनकी बेबाकी ये थी कि वो हमारे सामने उन वॉलंटियर्स को ले आए। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में उन्होंने ये अफसाना लिखा और उन वॉलंटियर्स का जिक्र किया जो वॉलंटियर्स बजाय लोगों के बचाने के औरतों की इस्मत दरी कर रहे थे। इससे बड़ी बेबाकी क्या हो सकती है? लेकिन उसको खूबसूरत पर्दे में छुपाया उन्होंने। एक बात मैं जुमला मोतरज़ा के तौर पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मोहन राकेश का नाम नहीं आया। मेरे ख्याल में बेबाकी का मौजू अगर हो तो मोहन राकेश, मलबे का मालिक और एक ठहरा हुआ चाकू, उसका भी जिक्र अगर होता तो बेहतर था। उदय प्रकाश का जिक्र जो है वो बेबाकी के मामलात में और ज़्यादा बुलंद आवाज़ में होना चाहिए था। तो उदय प्रकाश भी इस ज़माने के बेबाक अफसाना निगारों में, खालिद जावेद ने अपनी कहानियों में बेहद बेबाकी का सबूत दिया है। लेकिन खालिद जावेद की जो ज़बान है, उसका जो तर्ज है, उसमें जो एक तख्लीकी वफूर है, वो उनकी बेबाकी के उन अनासिर को छुपा लेता है जिन अनासिर को वो सामने लाना नहीं चाहते। अभी उनका ताज़ा तरीन नावल था नेमत खाना। नेमत खाने में एक मंज़र है कि एक औरत जो है वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल ताल्लुक़ के बिल्कुल अमली वक्त में एकदम से उसको आकर, जो ये भेड़ें होती हैं ना जो डंक मारती हैं, उनका एक छत्ता था वो टूट गया और वो भेड़ें आ गईं। तो वो बेचारी उसी आलम में जो है वो दोनों जो है वो अंधेरे कमरे से निकलकर बाहर सबके सामने आंगन में आ गई। कैसी बेबाक! और अगर इसको बहुत संभाल कर उन्होंने लिखा होता तो उसको तो बहुत ही फौश कहा जाता। लेकिन मैं वही बात अर्ज़ कर रहा था कि बेबाक मौजू का होना, मौजू का बेबाक होना अलग चीज़ है। लेकिन जब आप उसको कहानी बनाते हैं तो कहानी बनाने के लिए आपके दिल में खौफ भी पैदा होता है, और उस खौफ के ज़रिए से आप कहानी के वो टूल्स लेके आते हैं जो उस कहानी को गंदा ना होने दें, फौश ना होने दें, उरिया ना होने दें, कहानी को कहानी की सतह पर रखकर जमालियात के बुलंद मकाम पर फाइज कर सकें। जी अशरफ साहब, अब मैं मृदुला जी से पूछना चाहूँगी। आपका अभी अनित्य रिसेंटली ट्रांसलेट हो करके वो यूपी से छपा, जो कि एक पॉलिटिकल नॉवल है। तो जब हम उर्दू हिंदी की अफसानों की रिवायत को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि समाजी और कल्चरल एस्पेक्ट्स को लेकर के तो अफसाना निगार काफ़ी बेबाक है, लेकिन जब सियासी मौजू पर बात आती है तो जिस किस्म की बेबाकी वेस्ट के अफसानों में दिखती है, उस किस्म की बेबाकी शायद हमारे यहाँ अफसाना निगारों में नहीं मिलती है, या फिर मिलती है तो आप इस पे रोशनी डालें कि क्या हमारा अफसाना निगार डर जाता है या फिर खामोश रहना पसंद करता है? स्टेट को इस तरह से कन्फ्रंट नहीं करता है हमारा अफसाना निगार? शायद ये बात सही है कि उस हद तक नहीं हुआ है जैसे वेस्ट में हुआ है। शायद आपके मन में ऑरवेल की किताबें हों, मगर सियासत से मुकाबिल होकर और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और वो शुरू से ही सियासत उसमें घुली रही है।
जो भी बेबाक बयानी हुई है, जैसे श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी है, वो पूरा व्यंग है सियासत पर, और व्यंग एक बहुत मौजूद हथियार है किसी भी चीज़ पर चोट करने के लिए। राही मासूम रज़ा का आधा गांव है, बहुत ही बेबाक तरीके से उन्होंने उस पर वो किया। और अभी हाल में एक उपन्यास आया है छोटा सा, नाको हस, पुरुषोत्तम अग्रवाल का, नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स को नाको हस, मतलब एक हर वक्त यहाँ पे हर्ट सेंटिमेंट्स, कोई भी चीज़ होती है उस पर पाबंदी लग जाती है। अभी पद्मावती पर इतना शोर मचा हुआ है, हर चीज़ पर पाबंदी लगती है कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, किसी को चोट पहुँचेगी, और उस खासकर धर्म को ले, मज़हब को लेकर। और ये सियासत की तरफ से ही होता है कि वहाँ पर वो बदअमनी वही फैलाते हैं, क्योंकि वो इस बात को कहने लगते हैं कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो हर्ट होने लगते हैं सेंटिमेंट्स। तो उस पर उन्होंने कहा कि इससे तो अच्छा है कि एक नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स बना दिया जाए, वो यही काम करे। और उसमें बिल्कुल वो उसी तरह की डिस्टॉपिक उपन्यास है जैसा कि ऑरवेल के उपन्यास 1984 था, कि भविष्य का दिखाया कि हाँ ऐसा एक बन गया है, और वो सब लोगों के दिमाग में घुस जाता है, लोगों का दिमाग बदलता है। असल में जो सियासत, असल चीज़ जो बदलती है, जिसको कहते हैं हम सेंसरशिप कहते हैं, सबसे ख़राब उसका जो मकाम है वो सेल्फ सेंसरशिप है। आप खौफ के मारे लिखते नहीं। आपने कहा कि क्या लेखक डर जाता है, मुझे लगता है कि हिंदी उर्दू में लेखक उतना सियासत के करीब नहीं रहा है, इसलिए उसने नहीं लिखा है। मगर सियासत हर जगह आती है। आप अगर दलित अफसानों को पढ़ेंगी तो वो सियासत की बात करेंगी, अगर औरतों के अफसाने पढ़ेंगी तो वो सियासत से ही के ही ऊपर लिख रही हैं। मर्द सियासत का प्रतीक है, सिंबल है, तो उसके ऊपर ही लिख रही हैं। मगर ये नाकोहस जैसे एक सीधा वार करता है सियासत पर, वैसे ही राग दरबारी सीधा वार करता है। और आपने मेरे अनित्य का जिक्र किया, तो वो 1980 में लिखा गया था। तब गांधी और भगत सिंह की जो अलग राय थी और उसको लेके जो कुछ हुआ, और जो अहिंसक और हिंसक आंदोलन दो तरह के चले, उन पर था। तो उस समय, उस वक्त वो सियासत का बहुत अहम हिस्सा था। और उसके बाद चलते चलते अब आए, अब लोग लिख रहे हैं, जो ज़बानबंदी की बात की ज़ौकी साहब ने, उस पर उसके बावजूद लोग लिख रहे हैं। सबसे बड़ी बेबाक बयानी तो ये है कि आप ज़ुबान बंद कर नहीं रहे, और जिन जिन बातों पर आपको कहा जा रहा है कि ये नहीं करना है, वही आप कर रहे हैं, उन्हीं पर आप, वही आप मौजू बना रहे हैं, उन्हीं को आप मौजू बना रहे हैं। तो ये बेबाक बयानी बराबर हिंदी में रही है। और ये मैं विमर्श से तो मैं इत्तेफाक नहीं रखती। एक बात मंटो साहब के बारे में आपने जब खोल दो में कही, तो जो बात जो हमेशा मुझे लगती रही है वो ये है कि जो वो बाप है, वो कहीं भी, वो सिर्फ अपनी बेटी को पाकर खुश है। जिस तरह से आम तौर पर अदब में दिखाया जाता है कि वो निकाल दिया उसको, तो उसके साथ बलात्कार हुआ है, ज़्यादती हुई है, तो उसको वो कबूल नहीं कर रहा है, बाप कबूल नहीं कर रहा है। वहाँ कहीं ये नहीं है, वहाँ सिर्फ मोहब्बत है लड़की के लिए, और उसको पूरी तरह कबूल कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा नया नज़रिया मंटो ने दिया था उस कहानी में, और उस नज़र से उसको देखा जाना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है कि उसने खोल दिया नाड़ा। वो डर खौफ में लड़की ने ये किया, वो उसका बहुत एक छोटा पहलू है, उसका रुख बहुत छोटा रुख है। असल रुख उसका ये है कि इस पूरे माहौल में, इस सब के बावजूद वो बाप अपनी बेटी को पाकर खुश है, कैसे भी हाल में हो। तो मैं मानती हूँ कि ये बेबाक बयानी अपने यहाँ बहुत मिलती है। जी, अब मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगी और उसके बाद हम ऑडियंस के लिए क्वेश्चंस ओपन करेंगे। इंतज़ार साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं तजुर्बे के, मैं आइडियोलॉजी या नज़रियात के कंधे पे रख के अफसाने में अपने बंदूक नहीं चलाता हूँ, मेरे लिए तजुर्बे की गुलाल काफ़ी है। तो अक्सर देखा ये जाता है कि बेबाकी एक ज़रिया बन जाती है आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का। तो वो मैं पूछना चाहूँगी आपसे अशरफ साहब, और अगर आप भी इस पर तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बेबाकी क्या इनबिल्ट होती है अफसाने में, या फिर राइटर अपने ऊपर बेबाकी तारी करता है कि अब मैं मतलब बेबाक अफसाना लिखूँगा। तो इस पर आप कुछ बोलिए। मेरे ख्याल में मृदुला जी इस पर पहले गुफ्तगू शुरू करें, क्योंकि वो उनके दिल में कोई बात है जो वो कहना चाहती हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बात, छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि ये जो आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, बात को उसको लेके लिखना तो बेबाक बयानी है ही नहीं,
क्योंकि आप जैसे आप कहीं पर रिबेल कर रहे होते ना, तो आप रिबेल नहीं कर रहे होते क्योंकि आप तो शागिर्द हैं, आप तो उसकी बात मान रहे हैं, बात पर चल रहे हैं, अपने लिए नहीं सोच रहे। जब आप अपने लिए सोचते हैं, जो मकबूल है, जो माना जा रहा है, उसके खिलाफ जाते हैं, तभी बेबाक बयानी का कोई मतलब रहता है। जैसे ही आपने बात को पकड़ के लिखा, मैं समझती हूँ बेबाक बयानी रही ही नहीं। देखिए, ये जो इंतज़ार साहब ने कहा वो बिल्कुल, उसको अगर मुख्तसर अंदाज में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने सहाफ़त और कहानी का फ़र्क बताया। सहाफ़त में इंसान जो है अपने नज़रियात का बहुत बरमला इजहार करता है और जिस तरीके से दिल चाहता है उस अंदाज में इजहार करता है। कहानी में जो दिल चाहता है उस तरीके से इजहार करना, इसके दरमियान में तवाज़ुन बरकरार रखना होता है। वो जो मैंने खौफ की बात अर्ज़ की थी मृदुला जी, उस खौफ का मतलब सिर्फ ये था कि बेखौफी और बेबाकी की कहानी लिखना मौजू की हद तक और थीम की हद तक ये एक शय दीगर है, लेकिन उसको किन टूल्स के ज़रिए वो सामने ला रहा है, वो भी अगर उतने ही बेबाक टूल्स हुए तो कभी कभी कहानी ख़राब हो जाती है, कहानी ख़त्म हो जाती है उसमें। अच्छा, जो आपका सवाल था, अगर आप इजाज़त दें और वक्त हो तो मैं आपको सिर्फ इतना एक छोटा एक कहानी, बहुत बड़ी कहानी है, उसको बहुत चंद जुमलों में बता दूं। जैसे भेड़िया कहानी का जिक्र हुआ, ऐसी एक कहानी थी गदड़िया, अशफाक हुसैन की कहानी गदड़िया। और ये भी पार्टीशन के आसपास की कहानी है, लेकिन कोई पार्टीशन का इसमें बहुत वाज़े उस अंदाज से जिक्र नहीं है। एक हिंदू टीचर हैं, दाऊ जी कहलाते हैं, वो एक मुसलमान बच्चे को पढ़ाते हैं क्योंकि वो नालायक है और किसी डिप्टी साहब का बेटा है, ठीक से पढ़ता नहीं है, लेकिन वो उसको अपने घर पे रख के पढ़ाते हैं और बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं और उसको फ़ारसी में उससे बात करते हैं। कभी कभी तो उसको सूरह फातिहा भी पढ़ के सुना देते हैं। कभी कभी तो उससे पूछते हैं, बेटा तुमने कलमे याद किए कि नहीं किए। पुराने ज़माने में ऐसे लोग हुआ करते थे, हिंदू मुसलमान दोनों को। कोई मुसलमानों को जो है वो रामायण याद हुआ करती थी, हिंदुओं को कुरान याद हुआ करता था। तो वो दाऊदी जो हैं, आखिर में जो मंज़र है, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि दाऊदी जो है वो फसाद हो गया, तकसीम हो गई, लोग फंस गए, हिंदू इधर गए, मुसलमान इधर रह गए। ये वहाँ की कहानी है पाकिस्तान की। तो वो हमारे जो दाऊजी थे, बूढ़े दाऊजी, जिनकी एक लंबी सी चुटिया भी थी और जो बहुत ही शीरी बयान भी थे, उनको उस गली के गुंडे ने पकड़ लिया और उस गली के गुंडे ने उनसे कहा कि तू बड़ा अपने आप को काबिल और आलिम समझता है और कि तुझे ये भी याद है और वो भी याद है और मुसलमानों की बहुत सी चीज़ें याद है। अच्छा, अगर तुझे बहुत कुछ याद है तो चलो कलमा सुनाओ। तो दाऊजी ने बेचारे ने पूछा कि कौन सा कलमा सुनाऊं। आप में से बहुत सौ को मालूम होगा कि कलमे जो है कई हैं। तो उसके इस जुमले पर वो गुंडा बोला, अबे साले कलमे भी क्या कोई 5-7 हुआ करते हैं। तो जब कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि कलमे भी क्या 5-7 हुआ करते हैं। तो ये उस ज़माने की नहीं बल्कि उस ज़माने से लेकर अब तक की उर्दू की चंद बड़ी कहानियों में इसका शुमार होता है। बेबाकी के बारे में मृदुला जी ने, ज़ौक़ी साहब ने, निशात साहिबा ने अपने तमहीदी कलिमात में और दरमियान में जो मुकालमे थे उनमें बताया। उससे हम तो यही नतीजा अख्ज़ करते हैं आखिर में कि सिर्फ आइडियोलॉजी के बुनियाद पर बेबाकी का इस्तेमाल करना और जमालियाती कदरों को, अदबी कदरों को पसे पुश्त रखना, वो अदब के काम आने वाली चीज़ नहीं है। कहानी वही ज़िंदा रहती है जिसको बेबाकी जिसमें शामिल करके और आपने उसको अदबी अक़दार के साथ सामने लाया हो। बस, शुक्रिया। नहीं, एक बात मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। देखिए क्या है कि अगर कोई अदीब बेबाक नहीं है, खौफज़दा है, तो उसको नहीं लिखना चाहिए। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा और मैं अपनी बात स्वयं प्रकाश की एक कहानी से करना चाहूँगा, उसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। पार्टीशन। कुर्बान अली हैं, एक छोटी सी दुकान है, सारे कम्युनिस्ट लीडर उस दुकान पर बैठा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं और कुर्बान अली बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अल्लाह पर यकीन नहीं रखते हैं, बिल्कुल मज़हब नहीं मानते हैं, लेकिन 92 के आसपास का माहौल है जब मुल्क की फ़िज़ा ख़राब हो चुकी है और जुमा का दिन है।
उस दिन कहानी के आखिर में है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक इशारा किया गया है कि कुर्बान अली दुकान बंद कर रहे थे और उन्होंने टोपी निकाल ली और अपने सर पर टोपी पहन ली। कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। देखिए, किसी भी मन से हम बेबाकी को डिफाइन नहीं कर सकते, और अगर बेबाकी डिफाइन नहीं हुई तो रेख्ता का जो ये सिलसिला है ये बिल्कुल एक नाकाम सिलसिला रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम बेबाकी पर बात करें तो मैंने पहले भी कहा है कि बेबाकी का ताल्लुक़ एहतजाज से है, मुखालिफत से भी है, और बेबाकी का ताल्लुक़ इनकलाब से भी है। बेबाकी सच बोलने का नाम है, और अगर बेबाकी को हम कच्चे मानों में इस्तेमाल करेंगे तो 1960 के बाद की जदीदियत ने वहाँ एक लगाम लगा दिया है। फिर जो बेबाक लहजा है, जैसे जदीदियत आज भी तरक्की पसंदी को कबूल नहीं करती है, जदीदियत आज भी किसी भी खुलेपन को कबूल नहीं करती है, जदीदियत आज भी उस तरह से मंटो को कबूल नहीं करती है। यहाँ एक कहानी का नाम लिया गया, असमत चुगताई की कहानी है लिहाफ, जो मुझे बहुत कमज़ोर कहानी लगती है। मुझे कमज़ोर क्यों लगती है मैं बताती हूँ। कहानी का एंड होता है और ये आपके असमत चुगताई तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं, लेकिन एंड क्या होता है? वो लड़की जो मेम साहब के पांव दबाया करती थी वो लिहाफ में गुराप हो गई और दीवार पर हाथी डोल रहा था। साहब वो लेस्बियन बन गई, तो कहाँ की तरक्की पसंदी? ये बेबाकी नहीं है। बेबाकी को समझना होगा, और बेबाकी का असल डेफिनेशन नहीं है कि हम जो कुछ लिखते हैं, हम जो कुछ तहरीर करते हैं, अगर वो अफसाना निगार जेन्युइन है, उसके पास अपना विज़न है, तो उसका लहजा जदीद हो, उसका लहजा रिवायती हो, तरक्की पसंद हो, कहानी की ज़ीरी लहरों में, अंडर करंट में, कहानी के फ़लसफ़े में कहीं ना कहीं एक बेबाकी को दखल होगा। ये बेबाकी सकाफ़ती, समाजी और सियासी हर तरह के शऊर से निकलेगी, और जिस फनकार के यहाँ ये नहीं है वो बेबाक तो कुजा अफसाना निगार या शायर भी नहीं होगा। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, आप तो खारिज करने में लगे रहते हैं। अभी किताब आई है अरुंधति राय की, थर्ड जेंडर, हम सब थर्ड जेंडर में हैं, और वो कहाँ आपके वो कलम उठा रही है? गुजरात है, कश्मीर है। क्या हम आवाज़ उठा सकते हैं? इसी के पैरेलल एक किताब आई जिसको बुकर अवार्ड मिला, इब्राहिम लिंकन रात के वक्त अपने कब्रिस्तान जाता है जहां उसका बेटा दफन है, और एक पूरी तारीख अपनी बर्बरियत के साथ खुलकर सामने आ जाती है। मैं एक नाम लूँगा, बॉब डिलन। जब बॉब डिलन कहता है कि मुझे आज़ाद परिंदे की तरह रक्स करना है, ये भी बेबाकी है। जोसेफ ब्रोड्स्की की नज़्म मुझे याद आती है कि जब तुम अपने कप में चाय उंडेलते हो लोग मर रहे हैं, जब तुम अपनी टाई की नोट बांधते हो लोग मर रहे हैं। साहब, इसीलिए मैंने कहा कि बेबाकी को महदूद मानों में ना लीजिए। मुझे सुल्तान हैदर जोश से अब तक उर्दू और हिंदी की रिवायतों में वो बेबाक लहजा जो जेन्युइन है हर जगह नजर आता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ौक़ी साहब। अब हम ऑडियंस की तरफ आएंगे। आप लोग सवाल पूछें, लेकिन मेरे ये रिक्वेस्ट है कि आप सवाल पूछें, पॉइंटेड सवाल पूछें, और किससे आप सवाल पूछ रहे हैं ये भी बता दें। मैं ज़ौक़ी साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। आपने फरमाया कि फ़ारूक़ी साहब की जदीदियत ने एक लगाम लगाया। जैसे अभी पिछले साल आपने ही वो कहानी छापी है जो जदीद लबो लहजे की कहानी है, सातों का चोर, और अभी सियासी हवालों से बेबाकी की बात भी हुई है, तो क्या वहाँ बेबाकी आप नहीं मानते? या फिर जो है इसी तरीके से नंबरदार का नीला, मौत की किताब, इन चीज़ों में जदीद लहजे के दोनों नावल हैं, क्या इनमें बेबाकी नहीं है? हालांकि नहीं, बहुत अच्छा, बल्कि आप मेरे सवाल को समझ नहीं सके। अगर आपने पहले राउंड में मेरा सवाल सुना होगा तो मैंने यही कहा था, और मैंने मिसाल भी दी। और मिसाल किसकी दी? जदीदियत में जिन लोगों का नाम एतबार से लिया जाता है उनमें से एक अहम नाम कमर एहसन है, अकराम बाग है, मैंने उनका नाम दिया। मैंने यही कहना चाहा कि वो लहजा भी जदीद था। लेकिन अगर आप जदीदियत को महदूद मानों में लेंगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है, केशव ऐसा लगता है, मैंने ये नहीं कहा, फिर ऐसा लगेगा। साहब, मैं बताऊं कि मैं जदीदियत को बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, क्योंकि फैंटेसी और अलामतों के बगैर कोई कहानी बड़ी नहीं हो सकती।
सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कहानी नहीं बन सकती। हम अगर कहानी को खोल दें तो कहानी नहीं बन सकती। मेरा जो सवाल था, वो मेरा जो जवाब था वो ही था कि अगर आप ऐसे कहेंगे, जदीदियत को महदूद मायनों में लेंगे, तो फिर बात ख़त्म हो जाएगी। ये था मेरा इशारा। मेरा नाम मनीष है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ DU में। मेरा सवाल है जौकी साहब से कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बेबाकी साहित्य में, तो कैसे चीज़ पता चलेगा कि कोई साहित्यकार बेबाकी से अपनी बात कह रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अभी मृदुला गर्ग मैम ने पिछली उदाहरण दिया लिहाफ का और मछली मरी हुई का, राजकमल चौधरी का। जब वो लेस्बियन संबंधों को लेकर लिख रहे होते हैं तो आगे चल के वो सोफो जो ग्रीक पोएट है, काफ़ी मतलब 600 BC की, उसका कि जो है वो एक पोइट्री जब लिख रही है तो लड़कियों से घिरी होती है। मतलब ऐसे ही बहुत सारे उनके यहाँ उदाहरण, लगभग 10-20 फिर वो उदाहरण देते हैं। जस्टिफिकेशन एक तरह से है जब वो मछली मरी हुई में। तो क्या हम ये माने कि जो बेबाकी है वो एक तरह से जस्टिफिकेशन आएगा तभी बेबाक रचना होगी, या फिर एक किसी कवि की एक आइडियोलॉजी भी तो हो सकती है कि वो इस बात को अपने तरीके से कह रहा है। इसको कैसे समझे कि बेबाक रचना है या नहीं है? ये सवाल आपने मुझसे किया है या मृदुला जी से? अच्छा, देखिए, जो आपने कहा कि बेबाकी, ये सब कुछ अदीब का विज़न, उसकी आइडियोलॉजी तय करती है। मैं आपको बताऊं कि बेबाकी को हम दो तरह से, क्या कई तरह से निभा सकते हैं। एक तो होता ये है कि हम मंटो की तरह कहानी लिख दें। एक होता ये कि जैसे हिंदी में बहुत से लोगों ने किया, जिसमें निर्मल वर्मा भी हैं और आपके मनोहर श्याम जोशी भी हैं, जो उसमें पूरी कहानी एक बहुत खूबसूरत बुनत के साथ सामने आती है, जिनमें वाक़या दर वाक़या है। और जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा, ये वाक़या तो बहुत बेबाक है, या पूरी कहानी जहाँ ख़त्म होती है, जो मजमूई ख्याल है, वो बहुत बेबाकी से अदा हुआ है। तो बेबाकी, जैसे मान लिया कि अगर मुझे इन 4 बरसों पर कहानी लिखनी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इन 4 बरसों में बिल्कुल खोल कर हर बात लिखते चले जाएं। इसीलिए अदब का नाम है। अदब क्या है? अदब का ताल्लुक़ हमारी सकाफ़त से है, अदब का ताल्लुक़ हमारी तहज़ीब से है। हम हर बात को खोल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम बड़ी खूबसूरत अलामतों का सहारा लेते हैं। खोल दो का तज़किरा आया, जब वो लड़की खोल दो पर खोल रही थी, साहब वो अलामत है, वो बड़ी खूबसूरत अलामत है। मंटो ने अपनी कई कहानियों में बहुत खूबसूरत अलामतों का इस्तेमाल किया है। इसलिए देखिए क्या है कि इस चीज़ का मतलब, एक तो आपके दाखिली रवैया है, दूसरा खारजी रवैया भी है। जैसे खालिद जावेद की कहानी का जिक्र हुआ, नेमत खाने का जिक्र हुआ, उनकी किताब है मौत। मुझे तो कदम कदम पर जो ज़ीरी लहरें हैं, अंडर करंट है, मुझे उसमें बहुत बेबाकी का एहसास हुआ, क्योंकि उनके कहानी का मतलब अलग है। वो एक दुनिया, एक खौफनाक दुनिया का जब तारुफ कराते हैं, तो रास्ता सिर्फ ये नहीं है कि हम कह दें कि ये बहुत खौफनाक दुनिया है। हम उसको अपने विज़न, अपनी आइडियोलॉजी के सहारे पेश करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये देर तक कायम रहने वाला तासुर होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि विज़न और आइडियोलॉजी में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम अपने विज़न के साथ बात करते हैं, तब हम अपनी बेबाक तरीके से लिखते हैं। जब हम आइडियोलॉजी के तहत बात करते हैं, तब हम अपनी बात नहीं कह रहे होते, तमाम और लोगों की बात कह रहे होते हैं। जो मकबूल है, जो मंजूर हो चुका है, उसमें हम आगे उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो मैं ये एक बात बार बार हो रही है कि उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा जस्टिफिकेशन की कोई बात नहीं, हम जस्टिफाई करें या ना करें, सवाल ये कि हमारा अपना नज़रिया क्या है। एक नज़रिया है, सिर्फ हम उसको ब्यौरा नहीं दे रहे हैं उसका। और लिहाफ में और मछली मरी हुई में वो एक उसका नज़रिया उन्होंने दिया है। उस नज़रिए को हम हो सकता है कि गलत माने या सही माने, ये हमारा नज़रिया है। अपना अपना नज़रिया देना होता है अदब में। जब हम अफसाना लिखते हैं, अफसाना निगार को सिर्फ किसी आइडियोलॉजी को के पीछे नहीं जाना होता है। इसलिए विज़न और आइडियोलॉजी को एक मानना तो मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ। मैं एक सवाल जनरल सबसे करना चाहूँगी जो डाइस पे मौजूद है। मैं एक पहला सवाल ये है जो जनरल है, आप सबके लिए, कोई भी जवाब दे दीजिए, कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन में जो ख़वातीन थी उनमें एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा था। तो सेंचुरी के आखिर में और इस मिलेनियम की शुरुआत में ऐसी ख़वातीन मुसन्निफ़ीन हैं
ख़ातून मुसन्निफ़ीन अभी भी हैं, अफ़साना निगार अभी भी मौजूद हैं क्या, जो कि एक्टिविज़म में भी हों, जैसे सोशलिस्ट काइंड ऑफ एक्टिविज़म, और या वो गरीबों के साथ मिलके काम कर रही हों और उनकी आइडियोलॉजी भी उसी तरह की हो जो कि तरक्की मुसन्निफ़ीन की आइडियोलॉजी थी, और वो लिख भी रही हों। जैसे जाहिदा आपा के बाद मुझे अभी तक कोई कड़ी नहीं ऐसी मिली है जो उनकी लेगेसी को, उस विरासत को लेकर अफ़साना निगारी कर रही हो। उर्दू के बाबत ये बात मैं पूछ रही हूँ सिर्फ। हिंदी में मैंने सुना है कि काफ़ी इस तरह के लोग हैं जो बेबाकी से लिख रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजी की, इस आइडियोलॉजी के तवस्सुत से मैं पूछना चाहूँगी, और इस तरह के एक्टिविज़म के साथ साथ अफ़साना निगारी के बारे में। और दूसरा एक सवाल है कि सर ज़ौक़ी साहब, आपने कहा कि लिहाफ़ को मैं बहुत कमज़ोर कहानी मानता हूँ। मैं बात कुछ समझ नहीं पाई ठीक से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये ड्रामेटिक पर्सोना है, इसमें वो मासूम भी है और कुछ ज़्यादा समझ भी रही है एट द सेम टाइम। दोनों चीज़ें उसमें, वो सब कुछ समझ भी रही है और सब पे कमेंट्री भी उसी लड़की की है। उसी वक्त वो बात समझ नहीं पा रही है और लिहाफ़ से ढक दिया। तो एक मतलब इसको इस तरह, जैसे निशात आपा ने कहा कि उसको बेबाकी को कर्ब करने की कोशिश हुई है उसमें, तो उसको छुपाने की कोशिश की है। तो जैसे आपने कहा कि हमें जमालियाती एस्पेक्ट पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए, हम डायरेक्टली बहुत बात कहेंगे तो वो शायद सहाफ़त या उससे भी कम मतलब लो कैटेगरी की सहाफ़त हो जाएगी और वो तख्लीक़ी काम नहीं होगा, और शायद वो उसमें अपील भी नहीं रहेगा, यूनिवर्सल अपील नहीं रहेगा। तो लिहाफ़ में मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो बेबाकी की कमी, मुझे तो बहुत ज़्यादा बेबाकी दिखती है। समथिंग दैट वाज रिप्रेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज मेड इम्पॉर्टेंट, और दिस स्टोरी एक्चुअली मेक्स इट इम्पॉर्टेंट or mandatory a subject to talk about from then onwards। वो एक मुझे लगता है बहुत ही एपोकल मोमेंट है जब इस्मत शक्ति आपा ने ये लिखी कहानी, और उसमें उन्होंने लेस्बियनिज़म के ऊपर, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रेशन की वजह से, ये लेस्बियनिज़म एक तरह से देखा जाए, उन्होंने दोस्ती देखी अपने हस्बैंड से, वो बिल्कुल मतलब उनको हस्बैंड ने इग्नोर किया हुआ था, जो भी वजह थी। और इस पर आप दो सवाल आते मेरे। जी, सबसे पहले मृदुला जी आप बोलना चाहिएगा। एक्टिविज़म वगैरह की बात पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मगर ये लिहाफ़ की बात जो आप कर रही हैं, सेक्सुअल रिप्रेशन की वजह से ही वो हुआ था। और आप अगर याद हो आपको कि इसमें चुगताई ने अपनी, जब आप भी थी, अपनी आत्मकथा लिखी है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि बाद में वो बेगम साहिबा से मिली और वो शादी उनकी हो चुकी और वो एक बच्चा भी है उनके। तो वहाँ वो लेस्बियनिज़म जो है वो एक तरह से मजबूरी में बनाया गया है, तो वो इस तरह नहीं है वो लिया गया कि ये भी एक नेचुरल चीज़ है, कि ये लेस्बियनिज़म भी उतना ही नेचुरल है जितना वो कहीं नहीं आता है। राजकमल चौधरी ने तो हद ही की है, उन्होंने उसको अपराध बतला दिया है अपनी कहानी में, बहुत ही बिल्कुल ब्रिटिश तरीके से, जैसे ब्रिटेन में मना था और ऑस्कर वाइल्ड को गिरफ्तार कर लिया गया था, उस तरीके से उन्होंने उस कहानी में सारे बयानात देने के बाद कहा है। तो उस हिसाब से इस्मत चुगताई की कहानी में वो सेक्सुअल रिप्रेशन से ही आता है। मगर मुझे वो बात तो उनकी पसंद आई थी बहुत, कि कमसिन लड़की के नज़रिए से उन्होंने उसको सारे को लिखा है, मगर वो इतनी ज़्यादा बेबाक बयानी की सेक्सुअलिटी की कहानी कैसे बन गई, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं असल में सवाल का मोहतरमा का जवाब दे दें। उन्होंने तो एक ही जगह खड़े होकर एक ही साथ जो है तीनों लोगों को बांध दिया कि तीनों से सवाल कर रहे हैं, तो मजबूर सबकी जिम्मेदारी हो जाती है थोड़ा थोड़ा जवाब देने की। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इस्मत चुगताई की कहानी जो है ये कोई कमज़ोर कहानी नहीं है, ये एक बहुत उम्दा कहानी है, बहुत अच्छी तरीके से बुनी हुई कहानी है। इस कहानी का मौजू बेबाक है, लेकिन इस कहानी को इस्मत चुगताई ने, मैंने फिर अर्ज़ किया, मालूम नहीं मैं अपनी बात को ठीक से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहा कि ज़ौक़ी साहब तक वो बात नहीं पहुंच पा रही। हालांकि ज़ौक़ी साहब तो मेरी उन बातों को भी समझ लेते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि लफ्ज़ों की रफ्ता रफ्ता ज़रूरत नहीं रही, अब वो भी सुन लिया है जो उसने कहा न था। लेकिन मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई मौजू अगर आपके पास बेबाक है और आप उस बेबाक मौजू को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर आप उसको बहुत धड़ल्ले के साथ, बहुत बुलंद आवाज़ में माइक लगाकर इस्तेमाल करेंगे तो वो कहानी नहीं बन पाएगी, अच्छा अदब नहीं बन पाएगा।
वो जो खौफ का जिक्र करता हूँ तो ये खौफ ही होते हैं जो इंसान को अलामत बरतने पर मजबूर करते हैं। हमारे सामने उर्दू का इतना बड़ा उस्ताद बैठा हुआ है, प्रोफेसर शमीम हनफी, वो मेरे ख्याल में अपने शागिर्द की बात से इत्तेफाक कर देंगे कि ये खौफ ही होता है जो अलामत बरतने पर मजबूर करता है, इस्तिआरा बरतने में मजबूर करता है, जो रम्ज़ के पर्दे में बात को बयान करने पर मजबूर करता है। तो किसी मौजू का बेबाक होना एक अलग चीज़ है, उस बेबाक मौजू को लिटरेरी टूल्स के साथ, ज़बान की पूरी हुनरमंदी के साथ, मौजू पर पूरी गिरफ्त के साथ इस्तेमाल करके उसको कहानी बनाना, वो एक अलग चीज़ होती है। तो इस्मत चुगताई ने एक बेबाक मौजू इस्तेमाल किया। बेबाकी तो इसलिए थी मिर्दुल्ला जी कि उस ज़माने में आज के वक्त की तरह तकरीबन 50-60 साल हो गए उस कहानी को, आज के वक्त की तरह ये वाला मौजू जिसका जिक्र बार बार किया जाता है ये इतना आम नहीं था, बल्कि उसको बहुत पर्दों में बयान किया जाता था। इसीलिए इस्मत चुगताई ने भी बहुत पर्दों में बयान किया। आजकल के आप बहुत से थ्रैश नावल उठा के देखिए, इस मौजू पर जो है वो चैप्टर के चैप्टर जो है वो बहुत आज़ादी के साथ बयान होते हैं, बल्कि इतनी डिटेल के साथ बयान होते हैं कि मैं कुछ अर्ज़ नहीं कर सकता आपसे। तो उस वक्त का मौजू जो था ये बेबाकी का मौजू था। आज का मौजू अगर कोई इसे बयान करे तो उसको कोई बेबाकी नहीं कहेगा, बदतमीज़ी कहेगा। शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब चाय पे बात कर लेंगे और बेबाकी के मुख्तलिफ पहलुओं पर हमने अब बात कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत लंबी गुफ्तगू है जिसको बेबाकी से किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।